लीडर और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सुनील कुमार सिंह। वेलकम सुनील जी, स्वागत आपका। थैंक यू मागरू जी, थैंक यू मागरू जी, थैंक यू मागरू जी, थैंक यू मागरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मागरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस नेशनल पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया मागरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत एंड सलाम वालेकुम। मागरू जी परमिशन चाहूंगा मागरू जी स्लाइड शेयर करने का। हाँ, शेयर करो टाइगर, स्लाइड वगैरह शेयर करो और ये सोच के बात करो, आपकी टीम आपके सामने बैठी है और आपको हजारों लोग अभी जूम पे सुन ही रहे हैं, लेकिन आपको कई लाखों और करोड़ों लोग यूट्यूब पे भी सुनने वाले हैं। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी स्लाइड आगे है और एकदम स्मार्ट लग रहे हो आप, एकदम जैसे ही। थैंक यू मागरू जी, थैंक यू मागरू जी, थैंक यू मागरू जी, थैंक यू मागरू जी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का आज इस मॉर्निंग मीटिंग प्रोग्राम में मैं सुनील कुमार सिंह तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कहने के आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन तो है ही साथियों, हमारे साथ साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन कहने के ये मेरे लिए भी है। क्योंकि साथियों आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए है मेरे लिए क्योंकि आज जिस पैनल पर मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, आज पैनल में मुझे जो बोलने का मौका मिल रहा है साथियों, ये पैनल कोई नॉर्मल पैनल नहीं, ये एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पैनल है जिस पैनल पे मुझे आज कहने के बोलने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं महागुरु जी के लिए। और सबसे पहले बहुत बहुत मैं चरण वंदन करना चाहूंगा आज कहने के परमपिता परमात्मा का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनकी वजह से कहने के साथियों आज हर व्यक्ति जिस काम को भी कर पाता है, गणेश जी महाराज जिनकी वजह से हर व्यक्ति जो भी जिस काम को करता कहने के उस काम में कहते हैं कि भाई भगवान का हाथ, जहां भगवान का आशीर्वाद जहां मिल जाए तो कहने के हर काम में सफलता मिलती है। तो मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। और मागरू जी एक और मागरू जी मैं जरूर कहना चाहूंगा मागरू जी आपके आशीर्वाद से साथ मागरू जी हमारा ये जो गुड मॉर्निंग मीटिंग प्रोग्राम है ऑलरेडी मागरू जी काफी लंबे समय पहले से चल रहा है और आज बड़ा ही शुभ दिन है कि आज इसी 14 मार्च 2022 को मागरू जी हमने 20 माह का वक्त पूरा किया। मागरू जी ये हमारा जो मैंने मॉर्निंग मीटिंग प्रोग्राम एवरीडे 6 बजे शुरू होता है मागरू जी और 7 बजे 7:15 बजे तक मागरू जी चलता है कंटिन्यू, और आज हमने 20 माह का वक्त पूरा किया मागरू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मागरू जी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारा ये मीटिंग इसी प्रकार चलता रहे लगातार कंटिन्यू, आपका आशीर्वाद चाहूंगा मागरू जी। बहुत बढ़िया टाइगर, कोट कोट नमन करना चाहूंगा, चरणवंदन करना चाहूंगा हमारे 5 महान डायरेक्टर्स के लिए। साथियों ये वो शख्सियत हैं आज जिनके कहने के आशीर्वाद की वजह से जिन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जिस कंपनी की नींव की वजह से एक गरीब आदमी को भी अमीर बनने का मौका मिला है, एक गरीब आदमी भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। साथियों एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं रजत वर्मा जी डायरेक्टर ऑपरेशन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, राज आनंद जी डायरेक्टर मार्केटिंग, हरीश चौधरी जी डायरेक्टर फाइनेंस, सिद्धार्थ सहगल जी डायरेक्टर टेक्नोलॉजी और राजपाल अरोड़ा जी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों ये वो शख्सियत है जैसे कि यदि मैं बात करूं कहने के आज रिलायंस ग्रुप को सभी जानते हैं और धीरू भाई अंबानी जी का नाम आप सभी ने सुना है। धीरू भाई अंबानी जी जब इस दुनिया से गए थे तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के गए थे? 77 लाख लोगों का नेटवर्क, और 77 लाख लोगों का जो नेटवर्क छोड़ के गए थे। तो साथियों आज यदि हम बात करें धीरू भाई अंबानी जी के जाने के बाद में उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कहने के इन दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। उनके पिताजी ऑलरेडी इतनी संपत्ति छोड़ के जा चुके हैं कि इनकी आने वाली कई की पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, लेकिन फिर भी आज वो काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं साथियों? आज वो अपने लिए नहीं कहने की वो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं साथियों। आज कहने के उन्होंने वादा किया हुआ है गवर्नमेंट से कहने के हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करने में हम कहने के बराबर का साथ निभाएंगे और कहने के उस इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज जैसे कहने की वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं साथियों, इसी प्रकार आज मैं हमारे 5 महान डायरेक्टर्स की बात करूं साथियों, पैसे की इनके पास कमी नहीं है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इन्होंने साथियों गवर्नमेंट से वादा किया हुआ है कि हम अपने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, अपनी कंपनी सेफसॉफ्ट के माध्यम से हम भी हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करने में बराबर का साथ निभाएंगे। और साथियों आज बराबर वही सेफसॉफ्ट पूरे हिंदुस्तान में आज ढेर सारे लोगों को रोजगार दे रही है, ढेर सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, ढेर सारे लोगों के सपनों के मकान बन चुके हैं, सपनों की कार आ चुकी है, ढेर सारे लोग देश विदेश की लाखों लोग यात्रा कर चुके हैं और लगातार करते हुए चले जा रहे हैं।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पांचों महान डायरेक्टर्स का, जिनकी वजह से कहने की एक गरीब आदमी को भी अमीर बनने का जो मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और चरण वंदन करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा मैं नमन और चरण वंदन करना चाहूंगा महागुरु जी आपके लिए, क्यों कहने के आपने एक इस प्रकार की मुहिम स्टार्ट की जिसकी वजह से हर एक डायमंड्स को डायरेक्ट कहने के सुनने का मौका, कहने के महागुरु जी हो सकता है हमारे जो अब हमारे खुद के ग्रेट अपलायन हैं और भी हमारे सीरीज में अपलायन आते हैं, हो सकता है उन्होंने कभी नहीं सुना, लेकिन कहने के महागुरु जी इस मुहिम के माध्यम से आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी चरण वंदन करना चाहूंगा आपके लिए। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि हो सकता है मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मुझे आपके सामने, और हाँ बोलने का मौका तो मिल सकता था कभी, लेकिन कभी आप लगातार कंटिन्यू सुन पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है महागुरु जी। ये मेरे लिए महागुरु जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई एम मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के इस दिन को लेके कि आपने मुझे मौका दिया। और जो बहुत सारे साथी, जितने भी साथी कहने के यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, सबको मैं जरूर एक बात और बताना चाहूंगा। आज साथियों जिन शख्सियत ने आज कहने के मुझे जिस नाचीज को आज मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, वो कोई नॉर्मल नहीं है साथियों। फोर्ब्स जो मैगजीन है, जो इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन है, उसमें जिनका नाम आ चुका है साथियों, वो शख्सियत, शख्स नहीं शख्सियत, और वो शख्सियत जो साथियों आज डायरेक्ट सेलिंग का सेफ शॉप में सबसे बड़ा चेक साथियों 1,02,08,620 रुपए, 1,02,80,620 रुपए का चेक जिन्होंने अचीव किया साथियों, आज वो शख्सियत उन्होंने साथियों मुझे इस पैनल पर बातचीत करने का मौका दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु जी, चरण वंदन आपके लिए। और कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा सभी महागुरुओं के लिए, यानी कि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। माधव सर की यदि मैं बात करूं, मैंने सर को हमेशा यानी कि वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हमेशा सर को सुनता था, क्योंकि सर एजुकेशन लाइन से थे और कहने की मेरे अंदर भी कहने की एक जो सॉफ्टवेयर था, एजुकेशन वाला सॉफ्टवेयर अंदर था। तो सर मैं कहने के सर को बहुत ज्यादा पसंद करता था और हमेशा कहने की सर से बहुत सारी बातों को मैंने सीखा। तो सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अगला धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु जी विजयपाल सर। विजयपाल सर से मैं बहुत बड़ा प्रभावित रहता था, साथ ही इसीलिए रहता था क्योंकि सर हमारे फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे तो आ जाया करते थे। और एक बार क्या हुआ था, मुझे सर के साथ जिस समय मैं पर लेवल पर था, सर से मुझे काउंसलिंग का मौका मिला, और काउंसलिंग का सर मौका मिला तो सर ने मैंने सर से पूछा, सर मुझे कोई सफलता का मंत्र बताओ। बातें तो बहुत सारी हुई, उस एक बंद कमरे में होटल पिंगिस्टन मथुरा में काउंसलिंग हुई थी, और उस बंद कमरे में सतीन सर थे महागुरु जी और सर विजयपाल सर थे। तो सर ने मुझे बहुत सारी बातें हुई, वहां करीब 30 से 40 मिनट सर लोगों के पास मुझे रहने का मौका मिला, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन सारी बातों में मुझे और बाकी बातें तो याद नहीं रही, लेकिन एक बात जिस बात की वजह से मेरी जिंदगी बदली, और वो बात सर ने मुझे बताई कि सुनील जी, जब भी जहां भी आपको बुलाया जाए अपनी टीम के साथ आते चले जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और बस मैंने इसी बात को याद रखा, गांठ बांधा, जब भी सिस्टम की हर एक्टिविटीज होती गई मैं बराबर अपनी टीम के साथ आता चला गया, और आज कहने के मैं आपके सामने एक ऐसे डायमंड के रूप में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, चरण वंदन करना चाहूंगा। और शिव कुमार शर्मा जी सर का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सर का भी हमें मीटिंग्स वगैरह के माध्यम से, सब फंक्शंस वगैरह में आया करते थे, कभी कभार सर के माध्यम से सर से भी बहुत सारी सफलता की चीजों को जानने का मौका मिलता था। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। मेरी सफलता में शिव कुमार शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। राधेश्याम फौजी सर अक्सर करके सर भी हमारे प्रोग्रामों में जब कहने की जरूरत पड़ती थी तो सर से रिक्वेस्ट करते थे, तो सर भी आ जाया करते थे। सर ने काउंसलिंग तक भी हमारी टीम की है। तो बहुत बहुत मैं चरण वंदन करना चाहूंगा फौजी साहब का। और अजय राजपूत सर का भी मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। सर भी यहाँ आए करते, सर ने रिकॉग्नाइज मुझे किया था कई लेवल को, और सर से भी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। तो बहुत बहुत चरण वंदन करना चाहूंगा। और साथियों अभी जो नाम है महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी, ये एक वो नाम, शायद ये शुरुआत में उस काम को मेरे लिए नहीं करते तो आज मैं इस मिशन में नहीं होता। मैं जिस समय जुड़ा था तो सत्य मुझे नहीं पता, क्योंकि जब एक व्यक्ति जुड़ता है तो कहते जब एक जुड़ता है तो हर व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन दूसरे लोग कहने के हमारे बारे में जानते हैं। हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं। तो कहने के वो दिशा में भी एक पार्ट आता है कि आप अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में जानते हैं। तो मुझे नहीं पता, महागुरु जी जब मैं जिस समय ज्वाइन हुआ था तो महागुरु जी का कॉल कहने के मेरे पास आता था, और मुझे सिस्टम की बहुत सारी बारीकियों को बताते थे, सुनील जी ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है।
और बताते चलेंगे शुरुआत में, यानी मैं इस बिजनेस में जो कहते हैं कि भाई बड़े किसी सफल लीडर का यदि कॉल भी आ जाए तो वो कॉल $1 मिलियन का कॉल होता है। तो महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। महागुरु सतीश सर का चरण वंदन करना चाहूंगा। और राकेश सर का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं ये कहूँ कि मुझे कोर ट्रेनिंग देना किसने सिखाया, कोर ट्रेनिंग देना किसने सिखाया, मुझे फ्राइडे की ट्रेनिंग के लिए स्टेज पर किसने चढ़ाया, तो एक ही नाम निकल के आता है, वो आता राकेश प्रसाद जी का। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सर ने मुझे जो शुरुआत में जो जरूरत की चीजें थी, जिनकी वजह से, यानी कहते हैं कि एक इमारत बहुत बड़ी बनने को चली, लेकिन उस इमारत को बनने के लिए जो नीचे जो नींव जो रखी जाती है, उस नींव में जो पत्थर लगते हैं, यानी कि उनका रोल बहुत बड़ा उस इमारत को रुकने पर होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राकेश सर का भी। राकेश सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में, बहुत बहुत चरण वंदन करना चाहूंगा राकेश सर आपके लिए भी। और साथियों अजय पंडित जी, यदि मैं कहूँ मेरे टेक्निकल गुरु सर का मैं एकदम फैन था। मैं हमेशा सर के जैसा बनना चाहता था। सर जिस अंदाज में बात करते थे, टेक्निक के बारे में यदि कोई बात करो तो 100% मैं कह सकता हूँ सर से बड़ा टेक्निक गुरु मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर ने भी बहुत सारी चीजों को बताया, हमेशा जो छोटी छोटी बातें थी उन बातों को कहने के बताते थे, सुनील जी ऐसा करना है, जहां भी मौका मिलता था सर के माध्यम से। तो बहुत बहुत चरण वंदन करना चाहूंगा महागुरु जी अजय पंडित जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोकेश सर हमारे भरतपुर शहर के रहने वाले, भरतपुर में जो बिजनेस को लेके आए थे, वो लोकेश सर के माध्यम से ये बिजनेस इस शहर में आया था, इन्हीं के माध्यम से ये बिजनेस इस शहर में आया था। तो यदि मुझे ये कहूं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना किसने सिखाया, तो वो एक ही नाम निकल के आता, वो नाम निकल के आता है लोकेश सिंह मदेरणा जी का, क्योंकि सर ने ही मुझे रजिस्ट्रेशन करना सिखाया था। साथियों आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई लोगों को सिखाओ, यदि आप भी कहीं के लोगों को सिखाते हैं, आप ही लोगों को सिखाते हैं, तो सिखाएंगे तो एक बार, लेकिन पूरी जिंदगी वो व्यक्ति मरते दम तक, जब तक शीर्षों पर जिंदा रहेगा, स्टेज के माध्यम से जब तक कहीं के वो आपका नाम लेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथियों सिखाने का आप कोशिश करें, सिखाने का प्रयास करें। तो सर का मेरी जिंदगी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत चरण वंदन करना चाहूंगा आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आज जिनकी वजह से मैं हूं, आज यदि मैं एक निवाला भी खाता हूं तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से खाता हूं। यदि मैं कोई अच्छे कपड़े भी पहनता हूं तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से पहनता हूं। यदि मैं ये कहूं मेरे बच्चे कहने के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से पढ़ते हैं। यदि हम 2 वक्त का खाना भी खाते हैं तो कहने के उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से खाते हैं। सर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, जहां मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती थी हर तरीके से सर ने मेरा सपोर्ट किया। सर ने मुझे फिजिकली, प्रैक्टिकली हर तरीके से सर ने मेरा सपोर्ट किया। और मतलब छोटी छोटी बारीकियां, अब क्या करना है, कैसे करना है, सर ने हमेशा मुझे गाइड किया। यदि मैं ये कहूं कि भगवान को, मैं आपसे यदि पूछूं कि भगवान को कितने लोग मानते हैं, तो मैं शायद सभी लोग भगवान को मानते हैं। लेकिन यदि मैं अगला सवाल आपसे ये करूंगा कितने लोगों ने उस भगवान को देखा है, तो शायद कोई व्यक्ति कहेगा भगवान को देखा है, क्यों भगवान को कोई देख नहीं पाता। साथियों तो मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन मैंने भी उस भगवान को नहीं देखा। लेकिन साथियों एक वो शख्सियत जो आज मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं, और वो कोई और नहीं, वो ग्रेट गुरु परम आदरणीय सम्मानीय धर्मवीर सर। मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत चरण वंदन करना चाहूंगा सर आपके लिए। आज भगवान के रूप में सर को मानता हूं, क्योंकि सर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं इस बिजनेस में कुछ भी नहीं था। हर व्यक्ति शुरुआत तो करता है, लेकिन शुरुआत करने के बाद में जहां जब जरूरत पड़ती है व्यक्ति को दिशा निर्देश की, गाइडलाइन की, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो एक अपलाइन जो आपके साथ आपके प्लान करे, फॉलो करे, वही अपलाइन करके आपको डायमंड बनाता है, ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है। सर ने मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सर कभी मेरे प्लान करवाया, सर ने फॉलो करवाया, लेकिन साथियों जहां अक्सर करके लोग फेल हो जाते हैं, अरे प्लान फॉलो करना तो कोई भी सीख जाता है। आप भी यदि अपने बच्चे को पास में बैठा लीजिए, 4 प्लान दिन लग जाइए और अगला प्लान 5वां प्लान आपके बच्चा दिन लग जाएगा। प्लान फॉलो करना एक अलग बात है, लेकिन साथियों जिस समय एक सफल व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, एक सही गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, उस समय यदि वो गाइडलाइन यदि आपको मिली तो कहीं कि उसी गाइडलाइन को लेकर आप डायमंड बनेंगे। और वो काम किया महागुरु जी धर्मवीर सर, जो आज विनर्स लीडर हैं। चरण वंदन करना चाहूंगा आपके चरण में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में सर का। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रदर लाइन में थे, सर से भी मुझे बहुत कुछ जाने का मौका मिला। सत्यपाल पहलवान सर, आज जब मैं शुरुआत में ज्वाइन हुआ था बिजनेस में,
तो कहने के जैसे मैं जहाँ रहता था, मेरे गांव के पास में एक चौकी थी, वहाँ सर नौकरी करके आए थे। तो कहने के सर पहले से भी जानते थे, तो मुझे जब मैं प्लांट के देने के लिए जाता था तो सर से फोन से भी बात करा देता, सर ऐसे ऐसे बात है सर। तो सर ने भी मेरा उस समय बहुत फिजिकली सपोर्ट किया। और मैं बात करूं गजेंद्र सर का, गजेंद्र सर की बात करूं, सर ने हमेशा मुझे छोटे भाई के रूप में माना, छोटे भाई के रूप में हमेशा माना। जहां मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ी, मैं बिजनेस में कई बार अप डाउन भी हुआ, मेरे विचारों में भी कभी ऐसा है कि शायद ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। तो उस वक्त सर ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया। सर ने मुझे, मैं घर भी गया था सर के, सर ने मुझे एक ऐसे अपने छोटे भाई की तरह इन्होंने समझाया, अपलाइन की तरह समझाया, छोटे भाई की तरह समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सर। पंकज सर की यदि मैं बात करूं तो पंकज सर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, कैसे फास्ट काम किया जाए, किस तरीके से बहुत सारी सिस्टम की बारीकियां थी जो सर से भी मुझे सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए भी। बत्तू सर, कहने के साथियों, दिल्ली में रह के काम करते थे बत्तू सर, तो सर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनारायण जी, कहीं हरिनारायण जी से भी मैंने बहुत सारी बातों को सीखने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय सर भरतपुर के रहने वाले, सर ने भी एक भाई की तरह ही मुझे माना और बहुत अच्छे तरीके से जहां जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ती थी, कहने हम आपस में एक दूसरे के सपोर्ट किया करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, आप सभी अब ग्रेट लीडर्स और मेरे ग्रेट गुरुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा प्राउड माय रेड क्लब जो लीडर्स है, मिस्टर यशपाल जी, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मिस्टर सोमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों के तीनों वो दमदार लीडर हैं, ये तीनों के तीनों वो दमदार प्लेयर हैं। यदि मैं एक के बारे में कहूँ या दूसरे के बारे में कहूँ या तीसरे के बारे में कहूँ, तो कहने के एक के बारे में कह के दूसरे के बारे में ये करना होगा कि भाई एक के बारे में कह के दूसरे के व्यक्ति को प्रश्न खड़ा करना। तो मैं कहना चाहूंगा तीनों के तीनों ये वो दमदार ऊपर शेर है, वो दमदार टाइगर्स है, वो दमदार टाइगर्स है जो कहने की एक दमदार बहुत एक्साइटमेंट के धनी हैं और पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और वर्ष 2022 के ये डायमंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे तीनों रेड क्लब लीडर्स के लिए। और मेरा ब्लू क्लब लीडर्स, ये ब्लू क्लब है जो आने वाले इसी 2022 के अंदर सारे के सारे ये रेड क्लब में आने वाले हैं। मिस्टर विष्णु सैनी जी जो दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं, मिस्टर बाबूलाल जी, ये दोनों पिता पुत्र है। और मिस्टर गोपाल शर्मा जी, मिस्टर धर्मेंद्र जी, ये मिस्टर धर्मेंद्र जी जो सवाई माधोपुर, ये धर्मेंद्र जी दिल्ली में है। मिस्टर विनोद सैनी जी जो गुजरात सूरत में है। मिस्टर फरीद खान जी जो आगरा की कमान संभाले हुए हैं। मिस्टर श्याम स्पीड जी जो डीएनएस दादर नागर हवेली वहां की कमान को संभाले हुए हैं। मिस्टर देवेंद्र जी कहने के ये भी इधर भरतपुर की कमान संभाले हुए हैं। मिस्टर नरेंद्र जी ये सूरत की कमान को संभाले हुए हैं। मिस्टर जमुना प्रसाद जी जो रुद्रपुर उत्तराखंड में है वहां की कमान को संभाले हुए हैं। मिस्टर सुमरन फौजी जी जो राजस्थान में राजसमंद है वहां की कमान को संभाले। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लीडर्स के लिए, मेरा प्राउड है ये, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। मावरू जी मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, बेसिकली मैं भरतपुर जिले के रूपबास तहसील का रहने वाला हूं और मेरा जन्म एक बीपीएल परिवार में 25 जुलाई 1985 को हुआ था। 25 जुलाई 1985 को हुआ था। और ये देख पा रहे हैं ये बीपीएल कार्ड, कहने से बीपीएल नहीं होता। बीपीएल क्या होता है, बीपीएल की परिभाषा यदि किसी से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बीपीएल किसको बोलते हैं बताइए, तो आप एक ही बात बताओगे बीपीएल कौन होता है। बीपीएल वो होता है जो भारत सरकार या राजस्थान सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो सरकार है कहने के उसकी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होता है वो कहने के बीपीएल की श्रेणी में आता है। तो वो शख्स जो सुनील कुमार सिंह आज आपसे बात कर रहा साथियों, ये बीपीएल परिवार का सदस्य हुआ करता था। और बीपीएल परिवार में कौन व्यक्ति होता है आप देख पाते, जिस व्यक्ति के लिए कहने के बहुत सारी चीजों को जिंदगी में अभाव रहता है, जो एक सहारा जो कहने की गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, सरकार के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि भाई मैं अपनी कमाई से मेरा परिवार नहीं चलेगा, मुझे और कहने की सरकार सपोर्ट की जरूरत चाहिए, तो वो काम गवर्नमेंट करती है। तो साथी वो शख्स आज आपसे बात कर रहा है। मेरे भगवान, मेरे माता पिता जिनकी वजह से मैं दुनिया में आया, चरण बंदन करना चाहूंगा इनके लिए भी। मेरे पिताजी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे और माताजी लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी, लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी। बहुत मेहनत करते हुए मैं देखता था, बहुत मेहनत करते हुए मैं देखता था। और इन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद में हमें पढ़ाया, हमें पाला पोसा। मैं यदि बात करूं, हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। ये फोटो काफी पहले समय का है और मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं और 5 भाइयों में सबसे बड़ा हूं और ये बाकी मेरे छोटे भाई हैं। और एक बहन अभी अनमैरिड है
जिनकी शादी होना बाकी है अभी। साथियों, मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मेरी जो कक्षा 1 से 5वीं तक की जो पढ़ाई थी गांव के ही सरकारी विद्यालय में हुई, और इसके बाद में साथियों कक्षा 6 से 9वीं तक की जो पढ़ाई थी वो ही पड़ोसी गांव था वहां के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में हुई। साथियों, जिस समय मैं सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ रहा था, जब कक्षा 1 से 5 तक की जब पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई करते हुए साथियों, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, कि मैं पिताजी का हाथ बटाने के लिए कक्षा 1 से 5 तक की जब मैं पढ़ाई करता था, उस वक्त भी घर में दुकान हुआ करती थी, और दुकान हुआ करती थी तो कहीं न कहीं दुकान से ही घर जाके तैयार होकर स्कूल जाना, और स्कूल से तुरंत आने के बाद दुकान पर बैठ जाना। साथियों, मैंने कभी, जैसा बच्चे खेलते हुए देखते हैं ना, कि स्कूल से आने के बाद में कभी खेलने के लिए चले गए खेलने, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कभी देखा ही नहीं कि बच्चे कैसे खेलना, मैंने कभी सब कभी खेला ही नहीं, कभी खेला ही नहीं मैं। हमेशा हमेशा, क्योंकि कहीं न कहीं मैं बच्चा जरूर था, लेकिन अपने माता पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखता था, तो मैं अंदर ही अंदर, छोटा था उस समय, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक डिसीजन लेता था कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, एक दिन माता पिताजी का सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा, इतना बड़ा काम करना है। लेकिन लेकिन क्या करता, बच्चा ही तो था, क्या करता। और इसके बाद में कक्षा 6 से जब 9th कक्षा 6 में आया, तो उस समय मैं और मेरा छोटा भाई सब्जी की दुकान लगाया करते थे। ये साथियों, मेरे ही जो गांव का बस स्टैंड है, वहां पर ये दुकान, ये फोटो मैंने अभी करंट में मंगाया है। ये फोटो साथी, ये वही तखत है जिस तखत पे बेचकर मैंने सब्जी का और फ्रूट का दुकान चलाया करता था, ये वही तखत है साथियों। लेकिन इसको मैं चलाया, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने अपने, हमारे गांव के एक व्यक्ति थे, उनके लिए दे दिया कि भाई अब आप इससे कमाओ खाओ। तो ये जो तखत है साथियों, ये बिल्कुल किराए पर है। तो सब्जी की दुकान, मैं साथियों सब्जी की दुकान के साथ साथ फल की दुकान थी, अभी आप फल देख पा रहे हैं, सब्जी नहीं है, क्योंकि अभी ये सब्जी नहीं बेचते, लेकिन मैं उस समय सब्जी बेचा करता था। और इसके साथ साथ जो भरतपुर से और मेरे जो गांव की दूरी थी 45 किलोमीटर थी, वहां से साथियों मैं सब्जी मंडी से आलू के कट्टे, वो प्याज के कट्टे, ये सारी चीजें लेके आता था, और लाकर बस के ऊपर छत पर चढ़ा के, बस के ऊपर 50-50 किलो 60-60 किलो के कट्टों को छत पर चढ़ा के और वहां ले जाता था। बहुत सारी मेहनत करता था, बहुत सारी मेहनत। और इसके साथ साथ साथियों, क्योंकि पिताजी का हाथ बटाने के लिए कि कैसे भी करके मैं परिवार में अपने कुछ हाथ बटा पाऊं। और सबसे बड़ी बात थी साथियों कि मैंने मेहनत करना क्यों शुरू किया, मुझे कहीं से एक बात सुनने का मौका मिला, एक बात मेरी समझ में आई कि यदि कोई व्यक्ति जिंदगी में अपनी जिंदगी को बदल सकता है, एक गरीब आदमी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। यदि किसी से पूछा जाए तो वो कहेगा पता भाई कोई बिजनेस डालो, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, लेकिन गरीब आदमी कैसे बदल सकता है। तो किसी ने मुझे बताया कि एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति चाहे तो गरीब आदमी यानी कि अच्छी से नौकरी को पाके यानी कि एक अच्छा पैसे वाला बन सकता है, अच्छी नौकरी को पाके। तो ये बात मेरे जहन के अंदर उतर गई थी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, हर हाल में पढ़ना है, और मुझे बाकी भाइयों को भी पढ़ाना है। खूब दिन रात मेहनत करता हुआ जा रहा था, खूब दिन रात मेहनत करता था। लेकिन दिन रात मेहनत करने के साथ साथ क्या होता था साथियों, क्योंकि जो धंधा जितना पैसा दे सकता है वो उतना ही पैसा दे पाएगा। ये धंधा भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहा था, ये धंधा भी। और इसके अलावा मैंने कहा और कैसे पैसा आना चाहिए। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साइकिल से गांव में सब्जी बेचने के लिए जाया करते थे, साथियों भाई आवाज देने का काम करता था और मैं तोलने का काम किया करता था। तो कभी भाई तोलने का काम किया तो मैं आवाज देने का काम किया करता था। साथियों, वो शख्स आपसे बात कर रहा है जो सब्जी बेचने का भी काम किया करते थे। लेकिन हुआ क्या, इससे भी कुछ नहीं हुआ, इस काम को भी किया, लेकिन इस काम को करने के साथ साथ साथियों फिर क्या हुआ, मुझे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय रूपबास, जो वहां मुझे साथियों 12वीं तक की पढ़ाई का मौका मिला। 12वीं तक की जो पढ़ाई थी मैंने वहां पर की। जो 12वीं तक की पढ़ाई वो भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया था। सर 12वीं तक की पढ़ाई जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया था, तो साथियों उस समय क्या हुआ था, एक स्लाइड इसमें से छूट गया, हाँ ये आ गए। तो ये स्लाइड मैंने 9 से 12वीं तक की जो पढ़ाई थी ये भी सरकारी विद्यालय में की थी। और ये जो सरकारी विद्यालय में जो मैंने पढ़ाई की थी, साथ ही उस समय क्या हुआ, जो उस धंधे से बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ पा रहा था, तो मेरे पड़ोस में ही एक लेक्चरर साहब रहा करते थे, हमारे जो पड़ोसी घर था उसमें। तो वो जो लेक्चरर साहब थे उनका एक नंबर था, टेलीफोन नंबर, उनका लैंडलाइन नंबर था, और उसका नंबर था 05645 243 942। उन्होंने कहा था, मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी का नाम लेके बोला कि आप चाहो तो ये जो मेरा जो नंबर है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ क्योंकि उनकी ड्यूटी बाहर थी, अलवर रहा करते थे वो, कि आप इस नंबर को एक काम करो एसटीडी करा लो, और एसटीडी कराने के बाद में आपको कुछ पैसे मिल जाया करें, कुछ पैसे मुझे दे दिया करना। तो साथियों मैंने उस नंबर को ले लिया, और उस नंबर को लेने के बाद में उसको एसटीडी कराया। और उस नंबर को जब मैंने एसटीडी कराया तो साथियों फिर मैंने एसटीडी पीसीओ
का मैंने दुकान करना शुरू कर दिया। उधर मैं पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ एसटीडीपीसीओ भी चला रहा था। लेकिन साथियों यहाँ लोगों की कॉन्फ्रेंस वगैरह का काम मैं कराया करता था, क्योंकि WLL फोन थे उस समय, ये इतने आज मोबाइल हैं, मोबाइल नहीं थे उस पीरियड में। तो एसटीडीपीसीओ का भी मैंने काम किया। इसके साथ साथ मुझे लगा और पैसे कैसे कमाना चाहिए, और पैसा कमाने की चाहत, तो मैंने क्या किया, एक ग्रामीण पेप्सी की एजेंसी को भी लिया। और जो शॉर्ट ट्रे की एजेंसी थी, इसकी एक सिक्योरिटी कुछ उसके हिसाब से जमा करानी पड़ती है, तो मैंने इसकी भी एजेंसी को लिया। और इसके एजेंसी को लेने के बाद में ये धंधा शुरुआत में तो अच्छा चला, क्योंकि 3 से 4 महीने का ये सीजन रहता है। इसके बाद में क्या हुआ साथियों, ये जो पेप्सी वाला काम था, जैसे सीजन ऑफ हुआ, ऑफ होने के बाद में जो इसको एम्प्टी बोलते हैं, ये जो बोतल और ये ट्रे रहता है, ये लोगों के पास रह जाती थी। तो लोगों के पास रह जाती थी तो लोग उनको वापस तक नहीं देते थे कि भाई आए तो अपने आप ले जा, और कुछ लोग तोड़ फोड़ देते थे बोतलों को। तो इसमें भी मुझे नुकसान हुआ, तो ये धंधा भी मुझे सूट नहीं हुआ। और साथियों इसके बाद में फिर क्या होता है कि समय निकलता हुआ चला गया। और साथियों फिर मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, साथियों मैंने 12th तो रूपवास से किया था। इसके बाद में MSc कॉलेज भरतपुर मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन करने के लिए। और वहां तक ये मैंने जो भी बाकी धंधे थे ये मैंने पहले किए थे। इसके अलावा MSc कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में इसके साथ BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था मैं। और पढ़ाई के साथ साथ साथियों मुझे यूपी रोड में संविदा पर नौकरी करने का मौका मिला। संविदा पर नौकरी करने का मौका मिला। और वो नौकरी कैसे मिला था, जिस समय मैं एसटीडीपीसी चलाता था, मेरे पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति थे मिस्टर श्याम बिहारी शर्मा। वो आके, वो नौकरी करते थे रोडवेज में मथुरा डिपो में, और वो आके मेरे पास अक्सर करके, क्योंकि बस स्टैंड पे दुकान नहीं तो बैठ जाया करता था। तो वहां से मैं उनसे कहा करता था, यार मेरी भी जुगाड़ लगा दे, मेरी भी जुगाड़ लगा दे, मेरी भी जुगाड़ लगा दे। लेकिन उन्होंने करीब 1-1.5 साल बाद उन्होंने जुगाड़ लगाया, उनका कॉल आया। तो साथ में BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में भरतपुर में रह के कर रहा था। BA फर्स्ट ईयर मैंने किया ही था, उस समय का कॉल आया कि सुनील जी आप चाहो तो मैं आपको संविदा पर लगवा सकता हूँ। और साथियों जब सर ने संविदा पर लगवाने की जब बात की, मैं बहुत ही बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैं कुछ भी हो जाए। और उस समय मैंने लगने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत भी दिया था। मैंने नौकरी कर लिया साथियों, मथुरा डिपो में मेरी नौकरी लगी, पहली पोस्टिंग थी। और साथियों घर में एकदम से खुशी आ गई, नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई। अरे नौकरी संविदा की थी, किलोमीटर पे तनख्वाह मिला करती थी, लेकिन इससे फर्क नहीं, उम्मीद रहती है जब भी व्यक्ति कहीं नौकरी लगता है प्राइवेट से, गवर्नमेंट में यदि संविदा पर नौकरी करता है तो उम्मीद रहती है कि आने वाले कल को ये परमानेंट हो जाएगा, एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। तो इसी उम्मीद के सारे घर में बड़ो खुशी का माहौल था कि अब तो बेटा नौकरी लग गया, कल को परमानेंट हो जाएगा। साथियों मेरे घर में नौकरी की चाहत इतनी बहुत ज्यादा थी, मेरे पिताजी का सपना था कि कैसे करके मेरा बेटा नौकरी लग जाए। क्योंकि साथियों मेरा जो घर था, हमारे 9 परिवार थे, 9 परिवार थे। और 9 परिवारों में जो 9 भाई थे, उनमें एक जो चाचा थे वो मास्टर साहब थे, एक चाचा। तो मुझे आज ही बहुत दिन याद है, एक बार बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ी थी, तो मेरे पिताजी ने उन पर 10,000 रुपए मांगे थे कि यार मुझे 10,000 रुपए उधार दे दे। तो उन्होंने, मेरे जो चाचा मास्टर थे, उन्होंने बोला कि एक बात बता, मैं 10,000 रुपए दे तो दूंगा, लेकिन तू 10,000 रुपए को देगा कहाँ से? तू बच्चों को तो तू पढ़ा रहा है, तू इतना पैसा कहाँ से पैसा लाएगा, तू इतना कमाता नहीं है। तो वो सारी बातें पता नहीं मेरे पिताजी मतलब इन चीजों को मेरे सामने सब निकल के जा रहे थे, तो अंदर मुट्ठी बांधता था, कुछ भी हो जाए साला एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा। और वक्त निकलता चला गया। साथियों रोडवेज में मैंने खूब मेहनत की, धुआंधार मेहनत की। साथियों तनख्वाह तो बहुत ज्यादा नहीं मिला करती थी, किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला करती थी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाता है। ऐसे करके मैं 18 से 20,000 रुपए मैंने कमा लेता था। और वक्त चलता हुआ चला गया। साथियों वक्त को चलते क्या हुआ कि साथियों उधर में नौकरी भी करने लगा। और नौकरी के साथ साथ साथियों 2004 में मैं नौकरी करने के लिए गया था। 2009-10 में साथियों, चूंकि पिताजी का एक सपना था कि कैसे भी मेरे बेटे की नौकरी थे तो सही, लेकिन इनकम इतनी नहीं थी, परिवार बड़ा था, परिवार को संभालना मतलब इनकम तो चाहिए थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने पर एक डिसीजन लिया, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, एक दिन जिंदगी तो बदल के रहेगी इस परिवार की। लेकिन साथियों एक दिन मुझे बहुत बड़ा मुझे बुरा लगा उस नौकरी के प्रति, जिस नौकरी को मैंने एक जीवन माना था। एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था और गाड़ी बस स्टैंड पे खड़ी थी, और एक व्यक्ति आता है, और एक व्यक्ति बैग वगैरह 2-3 नीचे रखे हुए थे, मेरे से बोलता है, एक खलासी इधर आ, और ये बैग उठा के ऊपर रखते। साथियों उस दिन मेरे जमीर को हिला दिया कि यार खलासी, असल में मुझे देखा जाए तो मुझे कंडक्टर की असली औकात मुझे सीधे पता चली कि ये खल्लासी की पोस्ट होती है, इसको खल्लासी बोला जाता है। और उस समय दमदार तरीके से मैंने अंदर ही अंदर मैंने एक डिसीजन लिया, साला कुछ भी हो जाए इस नौकरी को तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि इनकम तो आ ही रही थी और पैसा भी
18-20 हजार भी कम नहीं हुआ करता था, बहुत हुआ करता था। साथियों इस बीच में क्या हुआ, मैंने मन बना लिया, मैंने कहा नौकरी करूंगा तो अब दूसरी करूंगा, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करूंगा, अन्यथा कोई नौकरी नहीं करूंगा। और मैं साथियों क्या फिर इस बीच में मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया और बीएड का मैंने एग्जाम दिया। बीएड का एग्जाम देने के बाद में साथियों मेरे बीएड में नंबर आ गया। अब मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे सामने समस्या थी कि मैं करूंगा कैसे, मैं करूंगा कैसे। इधर में तो बीएड एक रेगुलर कोर्स होता है और इधर में नौकरी भी थी, मैं आखिर में कैसे कर पाऊंगा। और मेरा जो नंबर आया था साथियों सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज मनिया धौलपुर में, मेरा बंस हायर कॉलेज है, वहां पर मेरा नंबर आया था। मैं कैसे करूंगा, मेरे सामने बड़ी दुविधा थी, मैं कैसे करूं। तो मैंने जाके उस कॉलेज में गया, मैंने सब कुछ करा दिया, काउंसलिंग सब कुछ हो गया, फीस जमा हो गई। और इसके बाद में फिर मैंने क्या किया, वहां जो उसके मैनेजमेंट थे, वहां जो उनके प्रिंसिपल साहब थे स्कूल के, मैंने उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद मैंने सारी कहानी मैंने बता दी। मैंने सर मेरे सामने ऐसी ऐसी समस्या है, ये मेरे परिवार की हालत है, क्योंकि यदि मैं उस नौकरी को नहीं करता हूं तो मैं इसके फीस मतलब मैं फीस भी कहीं ना कहीं मैं जो चुका पाया तो मैं उसी नौकरी की वजह से चुका पा रहा हूँ। मैं आगे कैसे, पढ़ना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि वो नौकरी है, और वो नौकरी है एक संविदा की नौकरी है, पता नहीं कब वहां से निकाल दिया जाए। यदि और नौकरी भी करना जरूरी है और उधर में बीएड करना भी मेरे जरूरी, मेरा भविष्य का सवाल है। तो कहने के कहते हैं कि भाई हर जगह कहने की कोई ना कोई व्यवस्था तो होती है। तो उन्होंने मुझे एक व्यवस्था बताई कि चलो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको हमारे होने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन वगैरह होते हैं इनमें आना पड़ेगा। हर होने वाले जो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप प्रैक्टिकल यहाँ सीखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप वहाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स वगैरह मिल जाया करेंगे, लेकिन मेहनत, मैंने कहा मेहनत आप कहोगे जितना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे कैसे भी करेंगे, मुझे मेरा बीएड करना है। तो साथियों उन्होंने एक कुछ पैसे की डिमांड किया था, इस पैसे को देख ऐसा करना, ऐसा पैसा जमा करा देना एक एज सुविधा शुल्क के नाम पर, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में मैंने साथियों क्या किया, बीएड भी खूब मेहनत की, इधर में पढ़ाई भी करता था और इधर में नौकरी भी करता था, पढ़ाई भी करता था, इसके साथ साथ वक्त निकलता वो चला गया। क्योंकि मैंने ठान लिया था नौकरी करूंगा तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो कोई नौकरी नहीं करूंगा, ये मैंने डिसीजन लिया था। और इसके बाद साथ बीएड भी मेरा हो गया, और 10, 11, 12 में, तो 9-10 में बीएड हुआ था, 11-12 में साथ मैंने एमएड किया जीबाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, जीबाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, मास्टर ऑफ एजुकेशन को मैंने ग्वालियर से किया था। साथियों मेरा जिस समय बीएड हो गया था ना, अंदर ही अंदर एक डिसीजन होता है, बेटा अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं नौकरी करके रहूंगा, नौकरी करके रहूंगा। साथियों मेरा ये भी हो गया था और एमए भी मेरा हो गया था, एमए बीएड मैंने फर्स्ट डिग्री नौकरी आपको लेके रहूंगा और निश्चिंत हो गया। साथियों मैंने ये भी कर लिया। अब इसके बाद में फिर क्या होता है साथियों, क्योंकि नौकरी में चाहता था कि बड़ी से बड़ी नौकरी करूंगा, और इस दरमियान क्या हुआ कि इधर में जो एमएड भी कर रहा था तो यहाँ पर भी वही समस्या आई जो समस्या मेरे साथ बीएड में आई थी। लेकिन मैं यहाँ पर भी मैंने जाके मैनेजमेंट से मिला और जाके मैंने सारी हकीकत थी, सारी हकीकत को बताया, सर ऐसे ऐसे है, मैं बताओ क्या करूं, मेरा कैसे भी करके आप सपोर्ट करो। और साथियों इन्होंने भी कहने के मेरा सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने की वजह से मेहनत में दिन रात करता था, खूब मेहनत करता था, उधर में नौकरी करता था, उधर में नौकरी करता था, उधर में मेहनत करता था, पढ़ाई खूब करता था। और ऐसा नहीं बीएड भी किया था तो इसमें भी साथियों मेरा करीब 65% के आसपास बना था, और बढ़िया एमएड भी मैंने किया। और इसके साथ साथ साथियों क्या हुआ कि सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज से एमएस से यहाँ से, क्योंकि मुझे पत्रकारिता के बारे में दैनिक इस पत्रकारिता का क्रेज था, इसका एक क्रेज था, तो सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज से साथियों मैंने एमजेएमसी का भी मैंने फॉर्म डाल दिया। एमजेएमसी का फॉर्म मैंने डाला और साथियों एमजेएमसी का 2012 मैंने फॉर्म डाला था। साथियों ये डिग्री एक थी पत्रकारिता लाइन की डिग्री थी, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने इसको इसमें डाला तो इसमें भी एडमिशन ले लिया, लेकिन ये सारे के सारे अटेंड करने वाले कोर्स थे, और यहाँ पर भी समस्या आई कि मैं क्या करता। तो यहाँ पर भी जब मैं मैनेजमेंट से जाके मिला तो मैंने सोचा यहाँ पर भी ऐसे जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि नो, यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, ये क्लास आपको रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर एमजेएमसी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अंदर ही अंदर से मुझे लगा मैंने अब शायद कैसे हो पाएगा। इसके साथ फिर क्या हुआ कि मैंने नौकरी में भी कम जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो ऐसा था कि भाई जितना करूंगा उतना मिलेगा, वहां भी कम शुरू कर दिया और इसको भी अटेंड करने लगा। लेकिन ज्यादा लॉन्ग एब्सेंट की वजह से एक चिट्ठी बना के भेज दिया आगरा मथुरा डिपो से कि कार्य मुक्त करके आपको आगरा भेजा जाता है, यानी मेरी संविदा को समाप्त करके लेटर भेज दिया था आगरा, आप जाइए, आप जाके क्षेत्र प्रबंधक महोदय उनसे जाके मिलिए। साथियों उस बीच क्या हुआ था, मैंने एमजेएमसी कर रहा था तो दैनिक भास्कर की एजेंसी को लिया, और दैनिक भास्कर की एजेंसी को लेने के साथ साथ साथियों मैंने उसमें पत्रकारिता को शुरू कर दिया था, क्योंकि ये डिप्लोमा भी पूरा पत्रकारिता लाइन का था और लगातार पत्रकारिता को करते ही चला जा रहा था, लगातार पत्रकारिता को करते ही चला जा रहा था कि मेरे भाई के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली, ये प्लान मुझे मिला। और ये प्लान मुझे कह तो बहुत दिन से रहे थे कि भैया एक जानकारी है, एक जानकारी आपके लायक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इनको इग्नोर करता रहता था, क्योंकि ये मेरे से उम्र में 12 वर्ष छोटे थे, मैं इनको भाव नहीं देता था। तो
फिर इसके साथ में एक दिन मैं सारा सोरा व्रत पे खड़ा हुआ था और इन्होंने पूछा भैया कहाँ पर हो? मैंने मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये तुरंत आए और आने के बाद में इन्होंने कहा तो भैया कि एक को मैं जिसके बारे में आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूँ और आप उस जानकारी को समझ लीजिए और बात ज्यादा नहीं, उसमें 5 मिनट लगेगा। और ये मुझे उठा के एसपी ऑफिस में ले गए और वहां साथियों एक शख्स पहले से मौजूद थे, मिस्टर परसोत्तम सिंह जी, जिन्होंने मेरे को प्लान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, लाख लाख धन्यवाद करना चाहूंगा इन दोनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां हो जाने के लिए, एक जोरदार वाली तालियां, जोरदार वाली तालियां। साथियों यही वो शख्स हैं, एक प्लान दिलाने वाले और दूसरा प्लान देने वाले। और इन्होंने जाने क्या इशारा किया, मुझे घर ले गए और ले जाके मुझे एक अपने कमरे में बैठा के पूरा प्लान समझा दिया। साथियों मुझे नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने जो प्लान बताया था लाखों की बात। यार एक शख्स जो दुनिया भर की मेहनत की, जगह जगह की मेहनत, खूब मेहनत की, घाट घाट का पानी पिया, वो शख्स लाख रुपए महीने नहीं कमा पाता था, उन्होंने कागज पेन के माध्यम से लाख रुपए महीने कमाएगा। लेकिन प्लान मिला तो मेरी समझ में ना के बराबर आया था, लेकिन मैंने सिर्फ रिश्ते की वजह से ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैंने ज्वाइन कर लिया साथियों। और ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारे लोगों ने फील्ड में सबके साथ होता है वो कहने के मेरे साथ हुआ था, लोगों ने मना किया था, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वक्त निकलता हुआ चला गया। इसके साथ साथ साथियों मैंने मेहनत की और मेहनत करने के साथ साथ मैं इस बिजनेस में सिल्वर बना साथियों। इसके साथ साथ क्या हुआ कि मुझे सिल्वर नहीं बना था, उससे पहले मुझे दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला था। और दिशा ट्रेनिंग साथियों मुझे पहले अटेंड करने का मौका मिला था, वो मिला था मुझे मथुरा में, होटल बिंगिस्टन में मथुरा, विजयपाल सर और सत्येंद्र सर के माध्यम से दिशा अटेंड करने का मौका मिला साथियों। वहां दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला तो एकदम से मैंने, क्योंकि मैं यहाँ से सबसे ज्यादा प्रभावित था, पढ़ाई लिखाई भी ढेर सारी की थी और उस पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं उस समय जो पत्रकारिता की एजेंसी को लिया था, उस समय एक चाहत थी मैंने नौकरी फर्स्ट ग्रेड की करनी है, उधर में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी, क्योंकि मैं लेक्चरर एजुकेशन लाइन में जाना चाहता था उसमें, क्योंकि एजुकेशन थी मेरे पास और इधर में ये थी, दोनों विकल्प साथ लेके चल रहा था, ये वाला नहीं तो ये वाला, लेकिन इच्छा थी एजुकेशन में लेक्चरर बनने की। तो साथियों इसके बाद में मैंने इतनी सारी एजुकेशन को लिया यूनिवर्सिटी पढ़ाई की, लेकिन ऐसी एजुकेशन मैंने कहीं से नहीं, जो मैंने दिशा सत्संग से अटेंड किया और यहाँ से मेरा एकदम से विजन क्लियर हुआ। और इसके बाद में मुझे डायमंड शिप देखने का मौका मिला साथियों, डायमंड शिप देखने का मौका मिला। तो डायमंड शिप देखने के बाद में तो मेरा विजन एकदम से क्लियर हो गया, मैंने कुछ भी हो जाए हर हाल में करना है। और डायमंड शिप को देखने के लिए गए साथियों, तो पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दी थी, किसी अपलाइन ने मेरे से कहा था, उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई आपको मैडम के साथ जाना है, और मैं मैडम के साथ चला गया डायमंड शिप को देखने के लिए। और वो कोई शक्ति थी जो काम कर रही थी, कैसे काम कर रही थी डायमंड शिप को मैं देखने के लिए गया था साथियों। बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। 5 मई की मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी और 5 मई की सत्येंद्र सर की डायमंड शिप थी साथियों। 5 मई की घर में शादी, 5 मई की सत्येंद्र सर की डायमंड शिप। मुझे एक बात बताइए, आप घर के यदि बड़े भाई हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और आपके घर में आपके ही भाई की शादी हो और घर पे ढेर सारे सैकड़ों मेहमान हो, क्या आप कहीं जा सकते हैं क्या? लेकिन पता नहीं वो कौन सी शक्ति क्या काम करवा रही थी साथियों, और मैं अपनी मैडम के साथ घर पे मेहमानों को छोड़ के और डायमंड शिप देखने के लिए चला गया साथियों। वहां से और मेरा विजन क्लियर हुआ, मैं इनका कुछ भी हो जाए अब तो हर हाल में इस काम को करना है, और करता हुआ चला गया साथियों। मैं इस बिजनेस में सिल्वर बना, प्लेटिनम बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम क्या सिल्वर स्टार बोलते थे, प्लेटिनम तो आज बोला जाता है, गोल्ड बना, पर्ल बना। और साथियों जिस समय पर्ल में टोपाज बना था, तो टोपाज पर एक ट्रिप गई थी मनाली, वहां टारगेट में साथियों मैंने पूरे इंडिया लेवल पर सबसे ज्यादा टोपाज लेवल पर टारगेट क्वालिफाई करके बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मैंने जीता था। यानी इंडिया में नंबर 1 बनने का टोपाज पर मौका मिला था, जहां सर लोगों के माध्यम से, सत्येंद्र सर, विजयपाल सर, राकेश सर और अजय जी के माध्यम से मुझे वहां सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ग्रेट गुरु धर्मेश सर भी उस समय अपने लेवल पे परफॉर्मर बने थे, तो यहाँ मैंने इसको परफॉर्मर बना। और इसके बाद में साथियों फिर मैंने कार खरीदी, फोर्ड की टॉप मॉडल इकोस्पोर्ट, 12 लाख रुपए की कार खरीदने का मुझे मौका मिला। एक व्यक्ति जो जिंदगी में मेरे खानदान में मतलब किसी ने कार नहीं खरीदी, देखी तक नहीं थी भाई साहब, खरीदना तो दूर की बात है, लेकिन वो शख्स 12 लाख रुपए की कार। साथियों कार खरीदने का मेरा सपना तो बना था, क्योंकि मैं जिस समय रोडवेज नौकरी करता था, दिल्ली जाता था, तो वहां दिल्ली फरीदाबाद एक जगह पड़ती थी, वहां ढेर सारी कारें फोर सेल ऐसे करके लिखा करती थी। लेकिन साथियों सपना तो था, लेकिन कार औकात नहीं थी खरीदने की, क्योंकि कोई भी कैसी भी सेकंड हैंड तो छोड़ो, थर्ड हैंड फोर्थ हैंड भी कार खरीदोगे तो वो उसके लिए भी कम से कम 60-70-80 हजार रुपये चाहिए था, लेकिन वो पैसा भी अपने पास नहीं था साथियों। लेकिन सिस्टम की वजह से मैंने 12 लाख रुपए की कार खरीदी। मेरे लिए साथियों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सर का।
सर ने सिस्टम का सर का जिनकी वजह से मैंने ये कार खरीदी। और इसके बाद मैं एमरल्ड बना, एमरल्ड के बाद में रूबी बना और साथियों अभी लास्ट 2021 में मैंने यहाँ से डायमंड लेवल को अचीव किया, डायमंड शिप को कंप्लीट किया। और डायमंड शिप को मैंने कंप्लीट किया साथियों, डायमंड शिप को कंप्लीट मैंने किया। ये मेरी पुरानी बाइक थी जिस बाइक से मैंने काम करने की शुरुआत किया था साथियों। इसके बाद मैंने बाइक भी खरीदी और भी मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए साथियों। एक सपना होता है आईफोन, आईफोन चलाना। मैं नौकरी करता था, मेरे एक साथी ने 25,000 का मोबाइल खरीदा था, तन पता नहीं आग लग गई थी, औकात नहीं थी 25,000 का मोबाइल खरीदने की। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए एक दिन हम भी खरीदेंगे, पता नहीं जाने मुझसे कैसे बोलता था हम भी खरीदेंगे। लेकिन साथियों सिस्टम की वजह से आईफोन 1,01,000 का मोबाइल खरीदने का मौका मिला। साथियों चश्मा लगाता था 99 रुपए का, लेकिन साथियों 10,000 रुपए का ये चश्मा भी आज मैंने खरीदा अपने लिए, रेबन का। साथियों मेरे बच्चे आज, मेरे बच्चे गांव से उठ के शहर में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं गांव में रहता था, आज भरतपुर शहर में रहता हूँ। साथियों मेरे बच्चे आज भरतपुर शहर का सबसे जो बढ़िया स्कूल है, जिस स्कूल में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, साथियों वहां आसानी से एडमिशन नहीं होता। सोनी एकेडमी जो स्कूल है साथियों, आज मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं साथियों। इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर आदमी इनके बच्चों के लिए करता है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है साथियों। सिस्टम की वजह से कई कई देश विदेश की यात्रा भी करने का मौका मिला साथियों। कई कई बार हिंदुस्तान में विदेश में कई बार जाने का मौका मिला। और अभी कोविड के पीरियड में कई टारगेट तो पेंडिंग भी है जहां नहीं जा पाए हैं। तो सिस्टम की वजह से बहुत कुछ बदला मेरी जिंदगी में आया साथियों। देख पा रहे सिस्टम की वजह से ये जो शख्स आपसे बात कर रहा है ना, इसको रोड में जो नौकरी करने के दौरान अच्छे कपड़े पहनने का आदत तो लग गई थी क्योंकि लोगों के साथ में रहते थे, लेकिन साथियों मैं कैसे खरीदता, कैसे, इनकम तो नहीं थी ना। तो मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगा साथियों, मैं अच्छे कपड़े और सस्ते कपड़े, ब्रांडेड कपड़े कहां से खरीदता था जानना चाहेंगे? आगरा शहर का नाम सभी ने सुना होगा। आगरा शहर में आप देखेंगे जो LIC वाली बिल्डिंग है उसके बगल में एक गली जाती है अंदर, जो संजय पैलेस में एक सूर्य सदन वाला चौराहा है, एक उससे पहले जाता है, उससे बगल में जाते तो वहां ढेर सारी डखेल लगती हैं और उन पर कपड़े बढ़िया पॉलिथीन पैक एक रखा है। वो ब्रांडेड कपड़े रहते हैं लेकिन वो सेकंड यूज वाले कपड़े रहते हैं, यूज सेकंड हैंड कपड़े रहते हैं साथियों। मैं वहां से जाता था और वहां से कपड़े खरीद के बढ़िया कपड़े पहनना सीख गया था। लेकिन ब्रांडेड होते थे, सेकंड हैंड हुआ करते थे साथियों, वो कपड़े साथियों में पहना करता था। लेकिन आज सिस्टम की वजह से आज साथियों मैं और मेरे बच्चे सारे के सारे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं साथियों, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। आज साथियों जो व्यक्ति कभी सफर करने की बात है साथियों, फैमिली के साथ AC कोच में सफर करने का मौका मिलता है साथियों। कई बार मैं परिवार के साथ घूमने के लिए गया तो साथियों AC कोच में जाने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लिए छोटा अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था साथियों। सर लोग सत्येंद्र सर को फुक्सर में देखता था, ऐसे ऐसे करके दिखाते थे अंगूठी। मैंने कहा यार अंगूठी साला कुछ भी हो जाए, एक दिन ये सुनील भी इसी प्रकार के अंगूठे पहनेगा, उसी दिन आज कुछ भी हो जाए। और माधुरी जी आज भी मैंने अपने लिए अभी पिछले कुछ समय पहले 3 लाख रुपए की मैंने, आज मेरे पास माधुरी जी 8 अंगूठियां हैं, तो पहनी नहीं है, 8 अंगूठियां माधुरी जी। और मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं 3 लाख रुपए का सोना खरीदा माधुरी जी। अभी मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है, और मेरा नेक्स्ट ड्रीम है 2023, हालांकि सर्चिंग तो अभी चल रही है, 2023 तक माधुरी जी हर हाल में मुझे एक शानदार मकान जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए होगी, ये लेने वाला हूं। और 2025 का जो मेरा टारगेट है, 2025 में मैं जो अपने लिए कार खरीदूंगा, ऑडी 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 2025 में। और मैंने हमेशा कमिटमेंट के साथ किया, जो कह दिया और जो कहता हूं उसको आपको करके दिखाता हूं, हर हाल में करके रहूंगा। ये दोनों अचीवमेंट मेरे पास आने वाले हैं। और ये शख्स मैंने जब 2019 में ये इस प्रकार के मेरे चेक रहा करते थे 1,25,030, ये बढ़ के 1,58,810 की इनकम तक पहुंची। और अभी लास्ट समय जो चेक से हुआ था शायद इस समय जो महीने में जो लाख की इनकम थी वो सप्ताह में बदल गई, 1,33,383 रुपए का चेक भी साथ मेरा बना सिस्टम की वजह से। ये जो शख्स 18, 20, 22 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से कमा पाता था, साथियों लाख रुपए की इनकम कमाने लगा, लाख रुपए इनकम कमाने। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हो सकता है किसी के लिए कम, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है साथियों। बिफोर शेफ शॉप, ये देख पा रहे हैं मैं ऐसा दिखता था बिफोर शेफ शॉप में। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये बेल्ट, ये वो बेल्ट है, इसमें किसी सुराख कराने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको जहां लगा दो वहीं अपना घर हो जाता है। वो वाली वो छल्ले छल्ले लेदर की सी आती है जिसमें ढेर सारे कट 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 करके ऐसे करके, ये साथियों वो सुनील। और ये साथियों ये शेफ शॉप में आने के बाद की जिंदगी। साथियों ये फोटो देख पा रहे हैं साथियों, ये मैं जूते थे ना, बहुत ब्रांडेड जूते थे, मैं ब्रांडेड टेनिस हुआ करते, टेनिस के जूते पहनता था साथियों। आज साथियों वही शख्स जो आपके सामने ये शेफ शॉप के बाद का फोटो है साथियों। मैं फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए गया था, मुझे फोटो खिंचाने का बड़ा शौक था, बहुत सारे फोटो रखे हुए, बड़ा शौक था फोटो खिंचाने का। ये मैंने स्वेटर पहना था साथियों, मेरा सबसे पहला नया स्वेटर था। और एक जर्सी मैंने खरीदा था सर्दियों में, तो ये मेरी सबसे पहली जर्सी, मेरा सबसे पहला स्वेटर साथियों। लेकिन ये सुनील ऐसा था और आज ये सुनील
आज ऐसे हो गया। साथियों स्कूल में ये ग्रुप फोटो हुआ करते थे, आज साथियों पहले तो ये वाले ग्रुप थे, आज करोड़पतियों के बीच आज ग्रुप फोटो कराने का मौका मिलता है। मेरा जो बेटा हुआ था साथियों, ये डस्टोन का जन्म, डस्टोन हुआ था, कुआ पूजन बोलते जिसको, उसका फोटो था, और आज ये वही मैडम है, और आज ये भी आज वही मैडम है। बदल गई जिंदगी, बदल गई जिंदगी। और साथियों लिख दिया इतिहास, और आज वही मैडम। और आज देख पा रहे साथियों, अभी पिछले साल न्यू ईयर सर लोगों के साथ में हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने का मौका मिला और जयपुर में गए थे। साथियों ये फोटो हमने कभी गुरु लोगों का देखा था, मैंने कुछ भी हो जाए इस प्रकार मेरी जिंदगी में भी आएगा, और साथियों ये सब कुछ आया मेरी जिंदगी में, बदल गई जिंदगी, लिख दिया इतिहास, बन गया एक गरीब आदमी डायमंड, बन गया एक गरीब आदमी डायमंड। साथियों मैंने इतनी बड़ी सफलता लिए क्या किया, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा मैंने क्या किया। वही सबसे पहले मैंने अपना क्यों क्लियर किया। साथियों मेरी जिंदगी में जो मुझे इस बिजनेस में, वो कहते हैं कि भाई जन्म देने वाला कोई होता है, लाने वाला कोई होता है, पालने वाला कोई होता है, और ऐसे करके तो मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा योगदान सर का था, धर्मवीर सर का। सर से मैंने पूछा सर एक बात बताओ, क्यों पढ़ा लिखा तो दिमाग लगाना तो स्वाभाविक था, तो दिमाग तो लगता था। मैंने कहा एक बात बताओ मैं क्यों करूं इस काम को। तो सर ने मुझे क्या किया, सर ने मुझे कुछ स्लाइडें बताई, आज तक मुझे कुछ स्लाइडें वो मैंने सेफ रखी हुई है, और मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति क्यों क्लियर नहीं होगा वो व्यक्ति आगे काम नहीं कर पाएगा। और मैंने क्यों क्लियर किया, क्यों मेरा क्लियर हुआ, सबसे पहले मैंने अपना क्यों क्लियर किया, और क्यों क्लियर में क्या किया, मैंने क्यों करूं मैं सेफ शॉप, क्योंकि मैं तो उधर में फर्स्ट ग्रेड की नौकरी चाहता था ना, मैं नौकरी चाहता था। भरोसा थोड़ी हो गया था कि भाई ऐसे कुछ रियल में, शुरुआत में किसी को भरोसा होता, किसी को नहीं होता। तो सर ने मुझे कुछ पेपर की कटिंग दिखाई, और ये जो कटिंगें थी 109 रूटों पर चलेंगी, प्राइवेट निजी हाथों में जाएगी, पुलिस की सेवा सौंपने की तैयारी, 16 जन रेलवे खत्म करेगा, निजी कंपनी चलाएगी, पैसेंजर ट्रेन है, और 75 करोड़ में बिकेगा ये रेलवे स्टेशन, सर पूरे देश में सरकारी स्कूलों का होगा निजीकरण। ये और कुछ कटिंग मैंने भी, फिर मुझे बाद में मिलती चली गई तो मैंने भी कलेक्शन किया, सर ने उसे कुछ बताई थी, इसके बाद मैंने भी कलेक्शन किया। ये होगा निजीकरण, 3 लाख की संपत्ति वाला बीएसएनएल 950 करोड़ में बिकेगा, 3 लाख करोड़ वाला। ये अब बड़ी बड़ी कंपनियों बेचने की तैयारी, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को बेचकर 40,000 करोड़ रुपए के करेगी, और ये सारी चीजें साथियों सर ने बताई, राजस्थान के 14 हाईवे और निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। इस प्रकार से साथियों जब सर ने दिखाया, अरे मैं तो नौकरी की बात कर रहा था, मैं तो फर्स्ट ग्रेड में जाने के लिए, सर ने बताते आने वाला कल क्या कहने वाला है। तो साथियों और मेरा विजन क्लियर हुआ, और दमदारी से मैंने काम करने की शुरुआत की, और साथियों फिर और दमदारी से काम करने की शुरुआत की। और मैंने क्या किया, सर से पूछा मैंने, धर्मेश सर, मैं सर बताइए और मैं क्या करूं। तो सर ने मुझे एक ही बात बताई, सुनील जी आपको यदि यहाँ सफल होना है तो 3 काम करना। और 3 काम क्या था, पहले तो सिस्टम का साथ, और अपलाइन का हाथ, और स्वयं के अंदर बदलाव। इन 3 कामों को करते चले जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। हमेशा सिस्टम को फॉलो करना, अपलाइन के साथ रहना, अपलाइन की बात को मानना, और अपने अंदर बदलाव जहां जरूरत करने की हो बदलाव करते हुए चले जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और मैं लगातार इन सारे कामों को करता हुआ चला गया। इसके बाद में सिस्टम की बात आई, तो साथियों ये एक सिस्टम का साइकिल था। सर ने मुझे बताया था कि सुनील जी इस साइकिल के बारे में बताया था कि इस साइकिल का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप डायमंड बनना चाहते हैं, मैंने कहा यस सर, कुछ भी हो जाए डायमंड तो बनना है हर हाल में, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, और रीजन बहुत बड़ा था डायमंड बनने का। तो सर ने मुझे बताया सुनील जी संडे के सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग कभी मत छोड़ना, इसके बाद में होने वाली कोर ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ना, होने वाली ग्रुप मीटिंग को कभी मत छोड़ना, और इसके बाद में लीडर्स मीटिंग जो भी होती है एलडीपी उसको कभी मत छोड़ना, फंक्शन जब भी हो भर भर के आना, लोगों को लेके आना। ये सारी चीजें सर ने भी क्लियर कर दिया था। काउंसलिंग जब भी आपको लगे कि कहीं ना कहीं मुझे और कुछ जानने की जरूरत है, तो काउंसलिंग अपने एक्टिव प्लान से कराते रहना। और डायमंड सेलिब्रेशन को, जब भी डायमंड सेलिब्रेशन हो, भर भर के परिवार के साथ बैठना और भर भर के लोगों को बिठाना, और दिशा ट्रेनिंग, जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग, ये साइकिल बताया। और ये पूरा साइकिल 1 साल का था। सुनो जी, ये साइकिल में से एक भी पॉइंट निकल गया तो ऐसे मान के चलिए कि पूरी साइकिल में से यदि एक तार निकल जाए तो आने वाले समय में पूरा पहिया डैमेज हो जाएगा। इनमें से यदि एक भी एक्टिविटी छूटती है तो आपका पहिया पूरा डैमेज हो जाएगा। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए, मैंने कहा कुछ भी हो जाए सर, आपने जो कहा 100% बात कटेगी नहीं। और साथियों मैंने इस साइकिल को पूरा डुप्लीकेट करता हुआ चला गया। और मैंने क्या किया इसकी सफलता के लिए, मैंने अपनी आदतों में बदलाव किया। मेरी आदत ऐसा, क्योंकि हर आदमी पहले तो एकदम से नहीं बदल जाता, बहुत सारी आदतें थी, लेट जगने की आदत, तो वो सारी आदत थी, वो मैंने अपनी आदतों को भी यहाँ मैंने काफी सुधार किया। तो आदतों मैंने जल्दी जगने की आदत डाली,
मैंने साथियों और भी बहुत सारी आदतें थी शुरुआत में, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में चला गया था, उधर पत्रकारिता लाइन में आ गया था, थोड़ा सा प्राउड भी हो जाता था हर आदमी से, नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करना, नेगेटिव चीजों फोकस किया करता था पत्रकारिता लाइन में। तो इन चीजों पर भी मैंने फोकस करता हुआ मतलब यहाँ मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, हमेशा अच्छा अच्छा बोलता था हमेशा, मतलब मैंने बहुत सारे अपना चेंज किए। पहले हमेशा, क्योंकि पत्रकार लाइन में हमेशा एक डाउट करना, नेगेटिव चीजों को फोकस करना, हर किसी पर डाउट करना, सबकी आदत निगाह से देखना, ये सारी चीजें मेरे अंदर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ मैंने इन सारी चीजों को अपने अंदर बदलाव किया, बहुत कुछ मैंने अपने अंदर बदलाव किया। जहां जहां सर जैसे जैसे मुझे इशारे में बताते चले जाते थे, इशारे में बताते चले जाते थे, तो मैंने साथियों बदलाव, सर ने कभी भी मुझे, धर्मवीर सर ने मुझे डायरेक्ट भी नहीं कहा कि सुनील जी आपको ये बदलना है। सर का एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे लगता है कि सर को मुझे कुछ सिखाना है, सर मेरे से एक ही बात बोलते थे, सुनील जी जब भी किसी काम को कहलवाना है, सुनील जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ये काम कर सकते हो, और यदि आप अपनी पे आ जाओ ना तो बहुत बड़ा काम करके दिखाओगे। तो मैं, मुझे समझ में आ जाता था तो कुछ मेरे से गलती हो रही है, कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो रही है, और मैं उसको सुधार के करता हुआ चला गया और साथियों फॉलो करता हुआ चला गया, और आज आपके कहने के बीच में उपस्थित हूँ। मैंने अपना एक गुरु बनाया साथियों। गुरु गुरु ऐसा होता है, जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे आपका बड़ा काम नहीं हो पाएगा साथियों। इस बिजनेस में गुरु तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन चेला कोई नहीं बनना चाहता। अरे एक अच्छा चेला पहले बन पाओगे तो एक दिन आप अच्छे गुरु भी बनोगे, अच्छे गुरु भी बनोगे। तो साथ मैंने अपने जो गुरु बनाए और जिनके साथ मिलकर मैंने काम किया, मेरे ग्रेट गुरु परम आदरणीय सम्मानीय चलो, मैं चरण वंदन करना चाहूंगा ग्रेट गुरु धर्मवीर सर के लिए। सर को मैंने गुरु बनाया। आज माँ बाप की बात तो कर सकती है, लेकिन सर की बात नहीं कर सकती। सर जिस बात को बोलेंगे 100%, जहां भी बोलेंगे, जब भी बोलेंगे, ये सुनील 100% उस काम को करता है, कभी भी किंतु परंतु नहीं लगाता। जो भी सिस्टम, जो सर ने कहा, बस जब भी कहते हैं सर 100% उस काम को मैंने किया। अरे बहुत सारे लोग गुरु बनाते हैं, गुरु पर डाउट करते हैं, सब करते हैं। अरे कहते हैं बिना गुरु के, जो जिसका गुरु नहीं होता निग्रह कहा जाता है, जिसका गुरु नहीं होता निग्रह कहा जाता है। अरे रावण भी थे, रावण के भी गुरु हुआ करते भाई साहब, राक्षस भी थे, उनके भी गुरु हुआ करते थे। शंकराचार्य, शुक्राचार्य जी, उनके भी गुरु हुआ करते थे। तो साथियों गुरु तो हर व्यक्ति का होता है। जो नारद जी थे उनके कोई गुरु नहीं थे, नारद जी के गुरु नहीं थे। तो एक बार भगवान जी के पास गए, और भगवान जी के पास जाने के बाद में वो गए तो भगवान जी ने बड़ा उनका आशीर्वाद किया, बड़ा सत्कार किया। और जैसे वहां से वो आए तो भगवान जी ने लक्ष्मी जी से बोला इनकी ये जगह है गोबर से साफ कर देना। और ये बात जैसे वो जा रहे थे तो नारद जी ने सुन ली। नारद जी वापस आए कि प्रभु आते समय इतना सम्मान और जाते समय मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने बोला नारद जी आप आए थे, उस समय आपका वेलकम हुआ था, वो आपका नहीं, आपके ज्ञान का हुआ था, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। और आप जा रहे हैं तो ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। और जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसका कोई गुरु नहीं होता, उस व्यक्ति के जहां पर भी बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। तो साथी उन्होंने एक मछुआरे को उन्होंने अपना गुरु बनाया था, नारद जी ने मछुआरे को गुरु बनाया। तो साथियों गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और गुरु पर डाउट मत करना कभी भी, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। साथियों जिनसे मैंने गुरु बनाया, जोड़ी बनाई, उन से मैंने जोड़ी भी बनाई, और मिलकर मैंने कर्मचारी से काम किया। कुछ लोग जोड़ी तो बनाते हैं, लेकिन जोड़ी सिर्फ ऊपर ऊपर बनाते हैं, नीचे नहीं बनाते, या नीचे बनाते हैं ऊपर नहीं बनाते। अरे पूछा जाए, अपने आप से पूछो, किसी से मत पूछो कि आपके ऊपर किसके साथ जोड़ी है और नीचे किसके साथ जोड़ी है। साथियों जोड़ियां इतिहास लिखते हैं, जोड़ियां सफल रहती है, और मिलकर काम करोगे तभी बड़ा काम हो पाता है। साथियों जोड़ी बनाना बहुत जरूरी है। मैंने जोड़ी बना के काम किया, हमेशा जोड़ी बना के काम किया। और जोड़ी मैंने ऊपर लाइन से भी बनाई, जोड़ी मैंने टीम से भी बनाई। जो मेरे रेड क्लब साथी मिस्टर सोमवीर जी, राजेंद्र प्रसाद जी और यशपाल जी, सर लोगों के साथ मैंने जोड़ी बनाई और दमदारी से काम किया। और काम करते साथियों आज मैं यहाँ आपके बीच में मौजूद हूँ। साथियों और मैंने क्या किया, इसमें सफलता के लिए कुछ बातें हैं, और अभी 2-4 मिनट में खत्म करेंगे मैं अपनी वाणी को। कमिटमेंट के साथ मैंने काम किया, अपने आप से मैंने बहुत सारे कमिटमेंट किए। जब कमिटमेंट, क्योंकि विजन तो मेरा क्लियर था, अपने आप से कमिटमेंट किए। और कमिटमेंट क्या था, बर्थडे पार्टी, जैसे लोग जन्मदिन वगैरह मनाते ना साथियों, जन्मदिन वगैरह, मैं जन्मदिन तो खैर था क्या, जन्मदिन तो सिर्फ सुना करते थे, जन्मदिन मनाना तो दूर की बात है, लेकिन सिस्टम में आगे सीख गए थे जन्मदिन वगैरह। लेकिन साथियों मैं एक बात बता दूं आपको साथियों, मैंने किसी भी जन्मदिन को नहीं, बर्थडे को, बच्चे का जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन, साथियों मैंने किसी भी जन्मदिन को नहीं बनाया। मैं जब भी अक्सर करके मेरा जो बच्चों का जन्म, 4 बच्चे मेरे पास में, 2 बेटी और 2 बेटे, 4 हैं मेरे पास में, और जल्दी जल्दी आ जाते हैं, आपको पता है जन्मदिन 4 हैं तो आ जाएंगे। तो कभी भी जन्मदिन आते तो साथियों मैंने कभी नहीं मनाए। मतलब अक्सर सर ने कहा, सर ने डेट दे दी, सुनील जी 2 अक्टूबर का मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन आता, बर्थडे आता है, और सर ने एक ऐसा शेड्यूल बनाया कि सुनील जी आप वहां से जाना, और आप एक काम करना, 2 तारीख की रात को वहां से बैठना, 3 तारीख को यहाँ जाना। क्योंकि मैंने कभी सर को मैं ये भी कह सकता था, सर कि 2 तारीख का मेरा बर्थडे का जन्मदिन, मुझे 1 तारीख को वहां से आप भेज दो, तो 1 तारीख को मैं आ जाऊंगा, तो बर्थडे के बच्चे के जन्मदिन में भी शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ना,
मेरी कहने की जरूरत नहीं, सर ने जो कह दिया। बच्चे जन्मदिन मना चुके थे, सुबह मैंने जो बचा हुआ केक तो सुबह आके खाया था मैंने। और भी साथियों बच्चे कहते थे पापा कभी तो हमारे साथ जन्मदिन मना करो। मैंने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, एक दिन जन्मदिन ऐसे नहीं बेटा होटल में मनाया करेंगे। तो साथियों मैंने जन्मदिन, मैं खुद का भी मेरा जन्मदिन मना तो कहने के मेरा फील्ड में रहता था, 25 जुलाई का जन्मदिन फील्ड में रहता था। और साथियों अपना भी जन्मदिन सिर्फ शॉप में आके बनाना सीखा। साथियों मैरिज पार्टी मैंने कमिटमेंट किया तो कुछ भी हो जाए, जब तक सिर्फ ताजपोशी नहीं होगी, जब तक मैं किसी भी शादी को अटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि साथियों समय खराब होता है, समझ में आ चुका था। मैंने साथियों कमिटमेंट किया और आज भी, अभी ताजपोशी नहीं हुई है, अभी सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, आज तक मुझे कोई भी शख्स बता दो कि मैं किसी शादी में नहीं, किसी शादी में नहीं गया। हाँ सिस्टम के रिगार्डिंग कोई शादी उसमें जरूर गया क्योंकि वो सिस्टम की थी, लेकिन वैसे मैं किसी प्राइवेट किसी शादी में ना गया। लोग भूल ही चुके थे रिश्तेदार वगैरह के, यार ये व्यक्ति तो आएगा नहीं, इसको कार्ड वर्ड देना, मतलब इसका तो भेजो, फिर घर वालों के नाम से भेजने लगे उस समय के बाद में। कोई किट्टी पार्टी वगैरह मैंने किसी को अटेंड नहीं किया साथियों। कोई भी त्योहार मेरे लिए कोई त्योहार माने नहीं लगता, एक ही विजन था, कुछ भी हो जाए साला डायमंड बनना है, डायमंड बनने के बाद सारे त्योहार घर बनेंगे। तो कहा जाता है, वो भी नौबर जी एक बात कहते थे, अरे डायमंड की हर आन हर बान निराली होती है, हर दिन ईद और हर रात दिवाली होती है। तो साथियों मेरा कोई भी तो ज्यादातर त्योहार मेरे फील्ड में मना करते थे। साथियों हमेशा प्लान को सर का ताज बना के रखा। लोग कहने के तो प्लान को ताज बना के रखते हैं, लेकिन साथियों मन से, वचन से, कर्म से ही बना के रखना है, सिर्फ मुंह से नहीं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा नहीं करना है। अपलाइन को सर का ताज बना के रखा, हमेशा सर की बात को मैंने कभी नहीं काटा, अपलाइन का प्राउड बनकर हमेशा सर से मैंने कई बार बिजनेस में अप डाउन रहा, और अप डाउन के दौरान भी साथियों मैंने सर से एक बात, सर कुछ भी हो जाए बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी है, बिजनेस कई बार डाउन भी हुआ, हम मैं सर बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। मैं आज तक इस बिजनेस में साथियों मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, मैं नेगेटिव नहीं हुआ। बहुत से लोग बीच बीच में नेगेटिव हो जाते हैं, मैं आज तक कभी नेगेटिव होता कैसे यार, कैसे नेगेटिव होता? जिंदगी औकात थी ना, मैंने औकात, मैं कभी औकात को नहीं भूल, कभी नहीं भूलता, आज भी नहीं, और मरते तब तक कभी औकात को नहीं भूलूंगा। मैं नेगेटिव होता कैसे? मेरे पास कारण बहुत बड़ा था बिजनेस को करने का, क्या था मेरे पास में नेगेटिव? हो भी जाता तो कर क्या लेता? अपने के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक तो छोड़ेंगे, बहुत सारे करने वालों के लिए, जो बनना चाहता है तो बनाने वाले भी मिल जाते हैं। सर क्या फर्क पड़ता, मैं नहीं करता तो मेरी जगह कोई दूसरा विकल्प मिल जाता सर के लिए। लेकिन साथियों मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं। मैंने नेगेटिव थी तो मुझे बहुत नेगेटिव शब्द से बहुत बड़ा झगड़ा होती थी। कोई नेगेटिव बात भी करता था ना, तो साथियों मैं उसे जगह से उठ के चला जाता था। और मैं नेगेटिव तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। नेगेटिव मैं हमेशा अपने एटीट्यूड को संभाल के रखा, कभी भी किसी के सामने ऐसा नहीं कि मैं गलत तरीके से पेश आया, एटीट्यूड मैंने दिखाया या मैंने कोई घमंड वाली बात की, कभी नहीं। हमेशा आदर भाव, ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर रहा, हमेशा मैंने ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर रहा, हमेशा। आज भी माधुरी जी जरूर बताना चाहूंगा, आज भी मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम, जिस दिन से हमने मॉर्निंग मीटिंग को शुरू किया माधुरी जी, 8 मिनट का ग्रेटिट्यूड भगवान के प्रति रेगुलर आज भी करते हैं। रेगुलर ग्रेटिट्यूड 8 मिनट का भगवान के प्रति, लाख लाख धन्यवाद भगवान सबको। मतलब ग्रेटिट्यूड जो होता है वो पूरा ग्रेटिट्यूड 8 मिनट का आज भी रेगुलर करते हैं, 20 महीने से लगातार हम करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माधुरी जी, आपने मॉर्निंग मीटिंग की शुरुआत कराई, हमेशा जिम्मेदारी को लेकर काम किया। साथियों मैंने डे 1 से मेरे जो प्लान थे, साथियों मेरे साथ हद से ज्यादा 15 दिन शुरुआत में रहते, क्योंकि मुझे जोड़ा था। जोड़ने के बाद में 2-3-4 की टीम उधर थी। अब मैंने जब काम करना शुरू किया तो एकदम लंबी हो गई, और लंबी हो गई तो शुरुआत में तो 2-2 आदमी काम करने वाले मिल जाए तो सामने वाला समझता तो डायमंड बन गया। इसके बाद में मैंने जिम्मेदारी से काम किया। जब वो प्लान मेरे प्लान देते थे ना, तो साथियों में बारीकी से देखता था ये कैसे प्लान देते हैं। सर ने मुझे बताया कि प्लान देना सीखना है तो जब अपलाइन आपका प्लान दे रहा हो ना, बारीकी से सीखना ये कैसे दे रहे हैं, वैसे ही कहने के प्लान देना सीख जाओगे। एक व्यक्ति सच्चा और अच्छा प्लान देना जब सीखता है जब कहने का प्लान दे रहा हो। तो मैंने हमेशा प्लान देकर जिम्मेदारी लेकर मैंने काम किया। पर लेवल पे मैं था, पर लेवल पे मेरे साथ साथियों मेरे जो फंक्शन थे, मेरे खुद के फंक्शन होना शुरू हो गए थे। जहाँ किसी पल से पूछा जाए कितने आएंगे फंक्शन में, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, अलग मेरे 500-500 लोगों के फंक्शन होना शुरू हो गए थे। मैंने जिम्मेदारी लेकर काम किया। हमेशा मैंने टूल्स का प्रमोशन टीम में किया। टूल्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा माधुरी जी, आज मेरी टीम में कोई भी टूल्स सेल जाती है बिना टूल्स के नहीं जाती। मेरे हर ब्रॉन्ज लीडर के पास में 5 टूल्स का स्टॉक रहता है, हर सिल्वर लीडर के पास में कम से कम 10 टूल्स का स्टॉक रहता है माधुरी जी। आज कोई भी सेल बिना टूल्स के नहीं जाती। और हमेशा रीसेल को साथ लेकर काम किया, हमेशा रीसेल को लगातार हम जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी हमारी टीम में रीसेल लगातार करने वाले, हम उन लोगों का सम्मान करते हैं ताकि लोगों को और बड़ा एक मोटिवेट होते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो रीसेल को हमेशा लेके आज घर में भी चाहे चाय हो, हल्दी हो, बहुत मैक्सिमम जो सामान है सिर्फ सबका इस्तेमाल होते हैं। साथियों कोई चीज खत्म हो जाती है तो चाय बनना बंद हो जाएगा, यदि चाय पत्ती खत्म हो जाएगी तो। हमेशा रीसेल के में खुद यूजर बना और टीम को भी यूजर बनाया। हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, आज मैं एक प्रोडक्ट को कहके दूसरे को मैं नीचा नहीं, हर एक प्रोडक्ट
एक को कहूं तो दूसरा ऐसा लगेगा भाई सारे के सारे प्रोडक्ट बर्ड क्लास हैं। सुबह जागने से टूथपेस्ट से लेके और रात में सोने तक के जो हमारे प्रोडक्ट है साथियों, ढेर सारे प्रोडक्ट, जाओगे चाय, साबुन, मसाले, ढेर सारे प्रोडक्ट, कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें आयुर्वेदिक ढेर सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास मौजूद है। माधुरी जी, मैं खुद यूजर बना और टीम को भी यूजर बनाया। और मैंने एक बहुत बड़ा, अभी बहुत सारे चैलेंज भी आते व्यक्ति के सामने, अभी लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ, ये आप रिपोर्ट थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए। मैं 18 जनवरी को सूरत से लौट के आया था, और सूरत से लौट के आया था तो 19 तारीख को मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया, क्योंकि ये जो लहर अभी वाला सिस्टम वाला चल रहा था, तो कोविड टेस्ट मैंने कराया था। तो कोविड टेस्ट में क्या हुआ, मेरी सिस्टर को बीमार थी, उनको कराने के लिए गया था, मैं भी करा लेता हूँ, और मेरा साथी पॉजिटिव आ गया, मेरा कोविड पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव होने के बाद में एकदम से कोरोना पॉजिटिव, कोरोना तो नाम ही बड़ा खतरनाक भयानक, सब घर वाले हिल गए, मैं हिल गया, पूरा परिवार हिल गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं पॉजिटिव आ गया, ये क्या हुआ, सब एकदम से ऐसे होने लगा। मैंने अब क्या होगा, मैं पॉजिटिव आ गया कोरोना, मतलब बहुत सारे विचार, था कुछ नहीं, मतलब तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन पता नहीं है कैसे पॉजिटिव आ गया, अरे कोई ना कोई वायरस तो होगा ही अंदर। तो बड़ा दिमाग खराब हो गया। 7 दिन तक मैंने ट्रीटमेंट लिया, घर में रहा, 7 दिन घर में रहा, फिर इसके बाद में क्या रहा, बड़ा दिक्कत। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैंने दूसरा जो टेस्ट कराया था, ये मैंने दूसरा टेस्ट कराया था साथियों, जो मैंने 26 तारीख को कराया था, 26 तारीख को उसकी 27 को उसकी रिपोर्ट आई, और दूसरी मेरी रिपोर्ट आई थी साथियों, वो भी पॉजिटिव। दिमाग खराब, अब क्या होगा, बिजनेस इतना समय, कैसे कैसे, मेरा तो, क्योंकि मैं तो घर में बैठने वाला आदमी नहीं, मैं हमेशा फील्ड के लिए बना हूं, मैं कैसे रह पाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मेरे थोड़े परिचित थे वो, मैं अच्छी तरह थोड़ी पहचान थी, तो मैंने पूछा, मैंने ये बात बताई, मैं क्या करूं, मेरा तो सारा धंधा खराब हो जाएगा, मेरा तो सारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, मैं कैसे करूं। तो सर ने मुझे बताया, सुनील जी देखिए, आप यदि दूरी बना सकते हैं, हालांकि ये वाला वायरस है जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों से दूरी बना सकते हैं, तो आप दूरी बना के रखना, हाथ पाथ किसी से मिलाना मत, मास्क का प्रयोग करना, और आप जाके अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए। साथियों, लोगों के लिए बहाने चाहिए घर में बैठने के लिए। साथियों, मैं घर से निकला और मेरा जो शेड्यूल था 27 जनवरी, किसी टीम को किसी को नहीं पता ये बात, मैं आज पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। 27 जनवरी को साथियों मेरी कोर ट्रेनिंग थी आगरा में, 27, 28, 29 ये मैंने कोर ट्रेनिंग आगरा में की, और साथियों उस समय भी पॉजिटिव था, कोरोना पॉजिटिव। और इसके बाद में नेक्स्ट मेरा शेड्यूल था सवाई माधोपुर में 3 फरवरी से लेके 6 फरवरी का, मैंने वहां पर भी जाके साथियों वहां जाके कोर ट्रेनिंग की। मैं नेगेटिव, मैं कभी ये नहीं हुआ, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन सावधानी रखी और दमदारी से साथियों मैंने सिस्टम को नहीं छोड़ा, मैंने किया, मैंने हमेशा सिस्टम, अपनी नॉलेज को बढ़ाया, सर ने बताया नॉलेज को बढ़ाया, टाइम मैनेजमेंट बुक को पढ़ा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, प्रगति सूत्र जीत आपकी, ये 4 किताबें साथियों, एक वो किताब है जिसको टाइम की प्रॉब्लम हो, टाइम मैनेज को जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। प्रगति सूत्र ये बुक है साथियों जो कहने की आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये बेसिक किताबें हर लीडर को पढ़नी चाहिए, जरूर कहना चाहूंगा मैं। और साथियों ऐसा नहीं, मैं आज भी प्लान देता हूँ, आज भगवत गीता और वो मेरे पास संपूर्ण अनुमान पास में रहती है, और आज भी मैं प्लान देता हूँ लगातार। ये साथी देख पा रहे मेरे प्लान देने के, अभी लेटेस्ट कुछ समय के फोटो है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेरे ग्रेट मेंटर्स, मेरे आदर्श, मेरे भगवान, परम आदरणीय सम्मानित धर्मवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज आपने एक गरीब को एक अमीरी की शुरुआत करा दी, और अभी तो अमीरी की क्या शुरुआत, अभी तो अमीरी वाला क्यूएसी किया है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, सारी जिंदगी अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चरण बंदन करना चाहूंगा, आपने जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, लेकिन पहली बार मैंने अपने सारे हालातों को बारे में पहली बार मैंने स्लाइड के माध्यम से शेयर किया है, इसीलिए थोड़ा सा समय लगा महागुरु जी, माफी चाहूंगा, और बहुत बहुत थैंक यू टाइगर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं सुनील कुमार सिंह जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, दमदार वाली, बहुत जोरदार तालियां, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, आपने आज रियली में अपनी पूरी सक्सेस जर्नी को शेयर किया, और बहुत सारे लोगों को आपसे प्रेरणा मिली, मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारे लोग आपकी इस प्रेरणा को सुन के आज अपनी जिंदगी को बदलेंगे, और आने वाले टाइम में यूट्यूब पे भी सुन के
आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे और हजारों लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे और उसका सारा का सारा पुण्य आपके खाते में आने वाला है, क्योंकि जिसकी भी जिंदगी बदलेगी आपकी प्रेरणा की वजह से, क्योंकि आपने सफल होकर दिखाया। उससे केवल अपने आपके अकेले के परिवार का फायदा नहीं हुआ, आपको देख के जब हजारों लोग और भी सफल होंगे तो उनके परिवार का भी फायदा होगा, उनके परिवार का भी भला होगा, उनके परिवार के भी ड्रीम पूरे होंगे, उनके भी सपने पूरे होंगे और आपके खाते में पुण्य जरूर आएगा। और वो पुण्य के माध्यम से आप पक्का डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन और क्राउन में से जरूर बनेंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं बब्बर शेर के लिए, टाइगर के लिए अगेन एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, अभी गर्मी का समय आ गया है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी बनियान में कभी भी ना बैठे, और बनियान में बैठना भी